प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासों की श्रृंखला में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं विजयराज त्रिवेदी इंटीग्रेटेड बीएड अर्थात बीए बीएड और बीएससी बीएड थर्ड ईयर के इस साल के स्कूली विद्यालय अभ्यास कार्यक्रम के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हेतु एक शिक्षक में क्या क्या गुण होने चाहिए, इस प्रैक्टिस के लिए हम लोग माइक्रो टीचिंग कौशल पर विभिन्न पाठ योजनाएं बना रहे हैं। अब तक मैंने माइक्रो टीचिंग का परिचय, प्रस्तावना कौशल, पुनर्वलन कौशल और उद्दीपन परिवर्तन कौशल और उद्देश्य लेखन कौशल पर पाठ योजनाएं बना चुका हूँ। आज इसी श्रृंखला में मैं शामपट कौशल पर जा रहा हूँ। शामपट कौशल एकमात्र ऐसा कौशल है जो शिक्षक की कुशलता को दूर से ही एहसास करा देता है कि शिक्षक में कितनी निपुणता है। अगर आपका ब्लैक बोर्ड स्किल अच्छा नहीं है तो निश्चित रूप से आप अच्छे अध्यापक या अच्छे शिक्षक नहीं माने जाते। एक अच्छा शामपट लेख कैसे बने, लिखते समय पर हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से लिखना चाहिए, इन सब चीजों पर हम चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं। आशा ही नहीं, उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो पेपर का नाम माइक्रो टीचिंग, टॉपिक ब्लैक बोर्ड स्किल, क्लास बीए बीएससी बीएड थर्ड ईयर। शामपट कौशल के बारे में कहा जाता है, द ब्लैक बोर्ड इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ ए टीचर। शामपट शिक्षक का सबसे अच्छा मित्र है। सुनने की कोशिश करना, द ब्लैक बोर्ड इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ ए टीचर। शामपट शिक्षक का सबसे अच्छा मित्र है। अगर ब्लैक बोर्ड शामपट शिक्षक का सबसे अच्छा मित्र है तो इसका मतलब है शामपट पर कुशलता शिक्षक के लिए सर्वाधिक अनिवार्य है। अगर शिक्षक शामपट पर कुशलता पूर्वक नहीं लिख सकता तो वह अपने अधिगम को सफलता पूर्वक संपन्न भी नहीं कर सकता। समझ में आ रही होगी मेरी बात आपको? अगर हम ये चाहें कि एक शिक्षक अपने अंदर सभी कौशलों को रखता है किंतु वह एक शामपट पर अच्छा लेख नहीं रखता है, तो निश्चित रूप से रखिए कि उसके द्वारा जो कराया जा रहा अधिगम है, उसके द्वारा जो अधिगम का आउटपुट है, वह निश्चित रूप से बच्चे के पास नहीं पहुंच पाएगा और बच्चा संपूर्ण रूप से नहीं सीख पाएगा। ठीक है, शिक्षक के अंदर जितना भी ज्ञान है उसे शामपट पर आउटपुट के रूप में दिखाया जाता है। शिक्षक के अंदर जितनी भी योग्यता है शामपट उस योग्यता को निखारने का कार्य करता है। तो मैं आपको भी इस साल शिक्षक बनने की प्रक्रिया में है, इस साल आपको विद्यालय में पढ़ाने भी जाना है, तो आपको सब कौशलों में सबसे ज्यादा कौशल महत्वपूर्ण जो अगर है तो वह शामपट कौशल है। शामपट कौशल करता क्या है? प्रोफेसर स्टक ने कहा है कि जो शामपट है उसकी जो भूमिका है वो दोनों के लिए है। दोनों का अर्थात शिक्षक के लिए भी है और विद्यार्थी के लिए भी है। शिक्षक शामपट के माध्यम से छात्र को विभिन्न प्रकार के निर्देशन प्रदान करता है। शामपट के माध्यम से शिक्षक छात्र को विभिन्न प्रकार के निर्देशन प्रदान करता है। विद्यार्थी उन निर्देशों की आत्मा अभिव्यक्ति करता है। बात समझ में आई होगी मेरे को? क्लियर समझ में आई आपके? शामपट का कार्य क्या है? शिक्षक के द्वारा निर्देशन देना और विद्यार्थी के द्वारा उस निर्देशन की आत्म अभिव्यक्ति करना। और क्या बात आई शिक्षक के बाद शामपट के बारे में? यह सबसे सस्ता
सरल, सहज और सुलभ दृश्य सामग्री है। श्यामपट्ट सबसे सस्ता, सबसे सरल, सबसे सहज और सबसे सुलभ दृश्य सामग्री है। बात समझ में आ गई होगी। श्यामपट्ट के गुण, पहला निर्देशन, दूसरा आत्मा व्यक्ति, तीसरा सबसे सरल, चौथा सबसे सहज, मतलब आसान, सबसे सुलभ, हर जगह आसान मिल जाएगा। बिना श्यामपट्ट के कक्षा कक्ष की कल्पना संभव नहीं है। अगर आपसे कहा जाए कि यह एक कक्षा कक्ष है, जैसे ही ये कक्षा कक्ष गया और उसका मानसिक चित्र अगर आपने बनाया और कक्षा कक्ष में आपके ट्यूबलाइट मिल गई, पंखा मिल गया और कुर्सियां टेबल भी मिल गई, लेकिन अगर उसमें ब्लैक बोर्ड नहीं है या व्हाइट बोर्ड नहीं है, आज ब्लैक बोर्ड का जो नया रूप आता है वह है श्यामपट्ट, व्हाइट बोर्ड जो अपन पढ़ रहे हैं। अगर बिना श्यामपट्ट के कक्षा कक्ष की कल्पना संभव नहीं है, अर्थात अगर किसी कक्षा कक्ष में यह नहीं है तो हम उसे कक्षा कक्ष भी नहीं कह सकते। तो श्यामपट्ट के गुण आपके समझ में आ गए होंगे। यह सबसे अच्छा मित्र है, शिक्षक का सबसे अच्छा मित्र। आगे समझ में नहीं आ रही है तो हम ये कह सकते हैं, एक गुण और है, वो है सबसे सस्ता। तो दोबारा समझने कर रहे हैं श्यामपट्ट में क्या क्या गुण हो सकते हैं। तो श्यामपट्ट निर्देशन प्रदान करने के काम आता है, किसके द्वारा? शिक्षक के लिए। श्यामपट्ट का गुण क्या है? आत्मा व्यक्ति करता है बच्चा इसके माध्यम से। सबसे सरल है, उपयोग करने के लिए कोई विशेष बात ज्यादा है। सबसे सहज है, आसानी से। सबसे सुलभ है, कहीं भी चले जाओ हर जगह मिल जाएगा। सबसे सस्ता है, कोई ज्यादा खर्चीला नहीं है। शिक्षक का सबसे अच्छा मित्र है, शिक्षक के हर भाव को व्यक्त कर देता है। भाई मित्र क्या करता है? आपकी भावनाओं को समझ जाता है और आपकी भावनाओं को व्यक्त कर देता है। तो श्यामपट्ट जो है शिक्षक की भावनाओं को व्यक्त कर देता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह आती है कि बिना श्यामपट्ट के किसी भी कक्षा कक्ष की कल्पना संभव नहीं है। आगे समझिए। और क्या काम करता है? शिक्षक की गरिमा में वृद्धि करता है। शिक्षक की गरिमा में वृद्धि करता है। अगर कोई शिक्षक अगर बिना श्यामपट्ट के पढ़ाता है तो निश्चित से मान के चलिए कि वह बालकों को प्रसन्न नहीं कर सकता, वह बालकों की प्रशंसा का पात्र नहीं हो सकता। अगर शिक्षक की गरिमा में वृद्धि करता है, शिक्षक की योग्यता में वृद्धि करता है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि श्यामपट्ट जो है शिक्षक का सबसे अच्छा मित्र है, शिक्षक की भूमिका को सबसे अच्छा निभाने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षक के लिए यह अति अनिवार्य है। तो आज हम अब अगले स्टेप में ये पढ़ने का प्रयास करेंगे कि
आपको एक अच्छा शिक्षक होने के नाते शाम पट पर किस तरह से लिखना चाहिए, शाम पट पर लिखते समय पर कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, इन सब चीजों के बारे में हम ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, यही आप लोगों को सीखना है। थ्योरिकल कम प्रैक्टिकल ज्यादा। प्रैक्टिकल ज्यादा का तात्पर्य ये हो गया कि शाम पट पर लिखते समय पर हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। श्याम पट, आजकल ब्लैक बोर्ड को इसको भी श्याम पट ही माना जाएगा क्योंकि इसका उच्चारण यही है। श्याम पट पर लिखते समय ध्यान धातव्य बातें या घटक, यानी एक शिक्षक को श्याम पट पर लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक शिक्षक को श्याम पट पर लिखते समय पर किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये आ रही है, अक्षर स्पष्ट एवं उचित आकार के हों। ठीक है, यानी श्याम पट पर जब आप लिखें तो अक्षर स्पष्ट हो, यानी वो जिस पटरी में लिखे जाते हैं उसी पटरी में लिखे जाने चाहिए और उनका आकार भी उचित हो। अब उचित आकार का तात्पर्य ये नहीं है कि बहुत बड़े हो या बहुत छोटे हो। उचित आकार का तात्पर्य ये है कि कक्षा में बैठी हुई अंतिम पंक्ति तक के छात्र को स्पष्ट दिखाई देने चाहिए, ये इसका उचित आकार है। बात समझ में आ रही है? आपको पीछे जाकर के देख लेना चाहिए कि एक बार ब्लैक बोर्ड पर लिखने के बाद क्या मुझे साफ साफ दिखाई देगा एक अच्छा पक्षी पीछे। अगर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ पे संतुष्ट हो सकते हैं कि कितने अक्षर मेरी कक्षा में लास्ट तक के अंतिम पंक्ति तक के छात्र को दिखाई दे रहे हैं। आगे समझ आगे। तीसरा, दो शब्दों अक्षरों व शब्दों के मध्य उचित दूरी हो। अगर आपको सुंदर लिखना है, आकर्षक लिखना है, तो सबसे पहली बात तो अक्षरों के बीच में उचित दूरी हो, यानी एक जैसी समान दूरी हो और थोड़ी उचित दूरी, और शब्दों के मध्य भी उचित दूरी हो। ठीक है ना, स्पष्ट लिखने का सबसे अच्छा नियम यही है। और चलते हैं, तीसरा जो आता है वह आता है तीसरा गुण। दो गुण आपके समझ में आ गए होंगे। तीसरे गुण की जब हम बात करते हैं अक्षरों का आकार समान हो। चौथा है पंक्तियां सीधी हो। मात्राएं उचित रूप से लगाई जाए। देखो, तीसरा गुण जो कहता है कि अक्षरों का आकार समान हो, यानी सभी अक्षर लगभग, ये नहीं है बिल्कुल नाप तोल करके इसी टेप से या फिटिंग से लिखना, लेकिन ये है कि अक्षरों का आकार लगभग कैसा हो, समान हो। पंक्तियां कैसी हो, सीधी हो, बिल्कुल सीधी पंक्ति जानी चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या है, या तो ऊपर से लिखते लिखते नीचे तक आ जाते हैं, या बहुत सारे बच्चे ऐसे लिखते हैं, शिक्षक ऐसे लिखते हैं तो नीचे से लिखना चालू करते हैं तो ऊपर तक जाते हैं, यानी उनकी पंक्तियां टेढ़ी होती चली जाती है। तो लिखते समय पर इन बातों का विशेष ध्यान रखें कि आपकी पंक्ति सीधी जानी चाहिए। कैसी जानी चाहिए, सीधी। तीसरी बात आई है मात्राएं उचित रूप से लगाई जाए। अब मात्राएं उचित रूप से लगाने का मतलब ये है कि मात्राओं में हमें गांठ लगानी चाहिए। हमें कोई भी मात्रा है वो है साफ
से लिखनी चाहिए। जैसे हमने लिखा अशोक कुमार, तो इसका मतलब हो गया हमारी मात्राएं स्पष्ट लिखी होनी चाहिए। अगर मात्राएं साफ लिखी होंगी तो निश्चित रूप से आप जो है सही लिख पाएंगे। तो 5 गुण आपके समझ में आ गए होंगे। अभी बता दूं मैं, आपने लिख ली होंगी, नहीं लिखने का आप करके लिख लेंगे। अब अगर हम छठे गुण पर जाते हैं, शिक्षक को लिखते समय पर कौन सी छठी बात का ध्यान रखना चाहिए? छठी बात यह है कि जो है शिरोरेखा उचित लंबाई की हो, वह देखिए शिरोरेखा यानी सिर के ऊपर खींची जाने वाली रेखा, अंग्रेजी में तो नहीं खींची जाती, जैसे अंग्रेजी में लिखा था लेकिन अगर हम शिरोरेखा को अगर सीधी ऐसे लिख देंगे तो अक्सर करते हैं अंग्रेजी में, तो हम सीधा लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम हिंदी में लिखना है, मान के चलिए तो बी दैट धा विद्यालय लिख रहे हैं, बी दे या ले शिरोरेखा। अब शिरोरेखा यानी कहने का मतलब है शिरोरेखा इस विद्यालय शब्द को पूरी तरह से ढके हुए है, थोड़ी सी आगे भी निकल रही है, थोड़ी सी पीछे भी निकल रही है और अक्षरों से बिल्कुल समान दूरी पर है। ठीक है, हम अक्षरों को कोशिश करें तो टच कर भी सकते हैं। ठीक है, अगर टच करने के समान दूरी पर हो, कहने का मतलब यह है कि शिरोरेखा उचित लंबाई की हो, यानी कहने का मतलब बहुत छोटी ना हो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये लिखेंगे घाट, इतनी सी कहते हैं, तो ये पूरा अक्षर को नहीं ढक रही है, ये गाय पर पूरी आनी चाहिए थी, यू आगे निकलती है, और ये अक्षर को स्पर्श भी करनी चाहिए। समझ में आ गया होगा छठा गुण, जो शिरोरेखा है वह उचित लंबाई की हो और कैसी हो, सीधी हो। ठीक है ना। अगला है यथा स्थान विराम चिन्ह लगाए। लिखा था आपने राम, श्याम, मोहन एवं गीता विद्यालय जा रहे हैं। तो देखो राम, श्याम, मोहन, इन तीनों के बीच में मैंने अल्प विराम दिया है। अल्प विराम का मतलब यहाँ पर रुकना, राम बोल के फिर थोड़ा सा रुकना है, श्याम फिर रुकना है, मोहन फिर रुकना है, फिर एवं गीता विद्यालय जा रहे हैं, फिर रुकने की आवश्यकता नहीं है। और है के बाद पूर्ण विराम हो गया, इसका मतलब बात कंप्लीट हो गया। तो उचित स्थानों पर हमें जो है, ठीक है। आठवां जो गुण है वह ये है अक्षर श्यामपट्ट के आधार के समानांतर हो। समानांतर का मतलब क्या होता है, इस सभी जगह से समान दूरी, समान अंतर। अब ये जो दूरी है, ये जो दूरी है, ये जो दूरी है और ये जो दूरी है, ये जो दूरी है, यानी कहने का मतलब है पूरी पंक्ति की दूरी बिल्कुल समान होनी चाहिए। कहां से, ब्लैक बोर्ड के नीचे वाली पंक्ति है किनारे से, या ऊपर वाले किनारे से मान सकते हैं, ऊपर वाले किनारे पर हमारी निगाह नहीं जाती है, इसलिए आधार पर जाती है। तो अक्षर श्यामपट्ट के आधार के समानांतर हो, इसका कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक अक्षर की जो दूरी है वो श्यामपट्ट के नीचे किनारे से बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो आपकी पंक्ति अपने आप सीधी हो जाएगी। ठीक है, अगला और नौवां गुण है दो पंक्तियों के मध्य अंतराल
समान हो। ये दो पंक्ति हैं, ये दो पंक्ति हैं, अगली दो पंक्ति है। कहने का मतलब है इनके बीच का जो डिफरेंट है वो समान होना चाहिए। ऐसा नहीं है किन्हीं दो पंक्तियों में तो ज्यादा अंतर छोड़ दिया और किन्हीं दो पंक्तियों में अंतर हमने बिल्कुल ही नहीं छोड़ा। ऐसी स्थिति में बच्चे को भी शाम पट पर लिखा हुआ समझ में नहीं आएगा और अगर वह बिल्कुल भी नहीं समझ पाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमें जो है इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दो पंक्तियों के मध्य जो अंतराल है वह बिल्कुल समान अवस्था में होना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये मैं मिटा रहा हूँ, आगे चलते हैं। तो ये कह रहा है लो है 10 नंबर, ठीक है। अक्षरों के ऊपर अक्षर नहीं लिखने चाहिए। जैसे मान के चलो आप 1 2 3 4 एक था 5 लिखना था, 6 7 8 आपने देखा कि सामने गिनती लिख रहा था कि बीच में 4 तक छूट गया तो आपने इसको यही 4 कर दिया, ये 5 कर दिया, ये 6 कर दिया, ये 7 कर दिया। ऐसे नहीं करना चाहिए, मिटाना चाहिए, फिर वापस सही करना चाहिए। यानी अक्षरों के ऊपर अक्षर नहीं लिखना चाहिए। जैसे मान के चलो हमने ये जो है क्यों लिखा, लेकिन हमें क्यों नहीं लिखना था, इसलिए बड़ा क्यों लिखना था और हमने इसलिए कर दिया। सबसे पहले आप श्याम पट में मिटाना आसान है तो सबसे पहले आप मिटाएं। यानी कहने गए अक्षर के ऊपर अक्षर नहीं लिखने चाहिए, आपको अक्षर मिटाने चाहिए, फिर उसके बाद ही लिखने चाहिए, ठीक है। और अंतिम जो आखिरी बात अभी फिलहाल मैं आपसे कहने वाला हूँ, और भी है उन्हें तो दो तीन बातें, लेकिन मैं मूल बात ये कह रहा हूँ, अप्रासंगिक कथन नहीं लिखने चाहिए। यानी जिन पर विषय वस्तु से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे अप्रासंगिक कथनों को हमें शाम पट पर नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई है? और 12वां ये है पूर्व में लिखी विषय वस्तु को साफ करके जाना चाहिए। अगर कोई वस्तु आपने पूर्व विषय वस्तु लिख दी और आपने ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है, उसका कोई महत्व नहीं है, समझा दिया, स्पष्ट कर दिया, फिर भी क्या ब्लैक बोर्ड पे लिखी हुई है, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। अगर पूर्व में कोई वस्तु लिखी, समझा दिया, वो आपके विषय पर कोई काम नहीं आ रही है, तो ऐसी स्थिति में हमें उनको मिटा देना चाहिए। तो पूर्व में लिखी विषय वस्तु को साफ करते जाना चाहिए। तो ये भी आपके समझ में आ जाना चाहिए कि हम पूर्व में लिखी विषय वस्तु को मिटाते जाए, ठीक है। अगला शिक्षण बिंदु क्रमबद्ध होने चाहिए। बहुत सारे शिक्षक क्या करते हैं, पहला पॉइंट ये लिख दिया, दूसरा यह समझा दिया, तीसरा यह समझा दिया, चौथा यह समझा दिया, पांचवा, और बच्चे के समझ नहीं आ रहा क्या गणित का सवाल कर रहा है, आधा तो ये कर दिया, फिर यहाँ कर दिया, फिर यहाँ कर दिया। नहीं, अगर आप शाम पट के कोई सवाल कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम सवाल कर रहे हैं, तो हमने कहा कि x बटा 2 प्लस 5 प्लस x बराबर 17, इसको हम हल कर रहे हैं। तो ये मान के चलो मैं इसको हल करने की कोशिश कर रहा हूँ, हिसाब में नहीं है, x बटा 2 गुणा 2 प्लस 5 गुणा 2 प्लस x गुणा 2 बराबर 17 गुणा 2। अब क्योंकि मैं जानता हूँ कि नीचे का लिखा हुआ बच्चे के समझ में नहीं आएगा, तो फिर मैं क्या करूँगा कि यहाँ मैंने करा
ये क्रमबद्ध चल रहा हूँ, यानी ये मेरी पहली लाइन होगी, ये मेरी दूसरी लाइन होगी। तो मैं तीसरी लाइन के लिए जा रहा हूँ, मान लीजिए मैं x प्लस 2x बराबर 34। मैंने अगला स्टेप करा x प्लस 2x बराबर 34 माइनस 10। अब मैं अगला आ गया यहाँ 3x बराबर 24। फिर अगला स्टेप जा रहा हूँ तो इधर चला गया, तो बच्चे को ध्यान देना चाहिए x बराबर 24/3 और x बराबर 8। तो इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि मैं क्रमबद्ध अगर मैं ब्लैक बोर्ड के पूरे का भी उपयोग करना चाह रहा हूँ तो एक व्यवस्थित रूप से करना चाहिए ताकि बच्चा ब्लैक बोर्ड से सामान पे उतार पाए। ऐसा स्थिति में नहीं करेंगे आप उसको जो है अव्यवस्थित रूप में कर रहे हैं। बालक ब्लैक बोर्ड से अपना वर्ग उतारना चाह रहा है, अपना काम उतारना चाह रहा है, अभ्यास कार्य समझ रहा है, लेकिन उसे यही समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा कार्य, कौन सा पॉइंट, कौन सी लाइन पहले लिखना चाहिए। तो अगर शिक्षक ऐसा करता है तो वह ठीक नहीं करना है, उसे जो है शिक्षण बिंदु क्रमबद्ध करने चाहिए। आगे समझ में आती है? ठीक है। चौथा है सरल भाषा का प्रयोग। शिक्षक को शाम पट पर विषय वस्तु को समझाते समय, शाम पट पर विषय वस्तु को लिखते समय बिल्कुल सरल सहज भाषा का प्रयोग करना चाहिए। वहां क्लिष्टता के साथ नहीं लिखना चाहिए, कठिन शब्दों का प्रयोग कम करना चाहिए, क्योंकि इसका कारण यह है कि सामान्यतः बच्चा ब्लैक बोर्ड से अपने आप को जुड़ा पाता है। अगर आपने जो है साफ और स्पष्ट नहीं लिखा और सरल भाषा का प्रयोग नहीं किया तो निश्चित से वह ब्लैक बोर्ड से जो काम करेगा वह अस्पष्ट या अशुद्ध करेगा। तो ऐसी स्थिति में शिक्षक को बचना चाहिए कि शुद्धता से अगर बच्चा बचे, ऐसी स्थिति में हमें जो है ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो है सरल भाषा का प्रयोग करें। विवरण की संक्षिप्तता, शाम पट पर जितना लिखा गया है वो कोशिश करें कि कम से कम वो संक्षिप्त हो, स्पष्ट हो, क्लियर हो। अगर आप बहुत अधिक विषय वस्तु ब्लैक बोर्ड में लिख देंगे तो बच्चा ना तो उसे उतार पाएगा, ना उसके समझ में आएगा, अक्षरों का आकार बिगड़ेगा, पंक्तियों के बीच की दूरी बिगड़ेगी, दो अक्षरों के मध्य की दूरी बिगड़ेगी, और ऊपर से नीचे लिखेगा टीचर, हर कोने का उपयोग करने की कोशिश करेगा, बच्चा थोड़ा समझ से बाहर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि विवरण संक्षिप्त होने चाहिए और स्पष्ट होने चाहिए। शिक्षक को ऐसा लगना चाहिए कि जितना बालक को ब्लैक बोर्ड को कॉपी में नोटबुक में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना अनिवार्य है उतना ही वह लिखे। इससे अगर वह ज्यादा उतारता है तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये बात भी हम ध्यान रखें कि विवरण की कैसी हो, संक्षिप्तता हो। ठीक है ना। और अगर रेखा चित्र बनाए तो कैसे करें? स्पष्ट एवं नामांकित रेखा चित्र। यानी अगर श्याम पट पर आप उपयोग कर रहे हैं तो श्याम पट पर जो है आप स्पष्ट और नामांकित रेखा चित्र बनाएं। जैसे मैं मान के चलिए एक सर्किट बनाना चाह रहा हूँ बच्चे को, मैंने जैसे बना दिया है ना, ये ठीक है, समझ में नहीं आ रही, ये बना दिया, समझ में आ रही है। तो अब मैं इसको करना चाहूँ तो जैसे मान के चला हुआ तो ये मैं लगा दिया, ये क्या हो गया, केंद्र, ये लगा दी मैंने दीवार, समझ में नहीं आ रही, ये मैंने लिख दिया व्यास। ठीक है, और जैसे मैंने ये लिख दी रेडियस, त्रिज्या, ये लिख दिया बीच वाला इसका दशखंड, कौन सा वाला, लघु, ये वाला कौन सा हो गया, इसके ऊपर वाला ये दीर्घ दशखंड। कहने का मतलब यह है कि हम बच्चे को स्पष्ट रूप से नामांकित चित्र पढ़ाएं, यदि रेखागत हो, स्पष्ट हो, नामांकित हो। इससे क्या होगा कि बच्चे को जो कुछ भी उतारना है वह सही तरीके से उतारेगा। तो मैं आज आपसे उम्मीद करता हूँ कि आज आपने श्याम पट के बारे में बहुत सारी बातें सीखी होगी। हम श्याम पट की योजना को बनाना सीखेंगे, लेकिन फिलहाल आज जो मैंने 15-16 पॉइंट दिखाए हैं, इन सब चीज़ों को आपको केवल इसलिए नहीं कि मुझे बायो टीचिंग करनी है, इसलिए कि आपको एक अच्छा शिक्षक होना है, ये अपने जीवन में धारण करनी चाहिए। अगर आप इस तरह से करते हैं तो निश्चित रूप से आप श्याम पट पर बहुत ही सुंदर और अच्छा लिख पाएंगे, और अगर आप सुंदर और अच्छा लिख पाएंगे तो आप एक अच्छे शिक्षक की भूमिका के रूप में अपने आप को पाओगे।
तो मैं आपसे आशा ही नहीं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगी। इसके बाद में जो अगली क्लास वह चलेगी वह माइक्रो टीचिंग से जुड़ी हुई होगी, अर्थात शामपट कौशल की पाठ योजना बनाना सीखेंगे, किस तरह से हमें शामपट का यूज करना चाहिए। उसकी मैं 2 पाठ योजनाएं आपको सिखाऊंगा। एक पाठ योजना आपको गणित विषय की लेकर के चलाऊंगा जो विज्ञान वालों के काम आ सकती है, साइंस वालों के लिए, और एक पाठ योजना मैं हिंदी की बनाना सिखाऊंगा जो बीए वालों के काम आ सकती है। ठीक है, इस तरह से हम 2 पाठों में 2 योजनाओं पर चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा बनता है। तो फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं शामपट कौशल और वह आपने ध्यानपूर्वक सुना होगा, आपको अच्छा लगा होगा, और जो कुछ कमियां हैं या जो कुछ भी अच्छाइयां हैं वो प्रकट करके बताते रहें। धन्यवाद।